रघुवंशी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर गुफ्तगू विद रसल में। साथियों, शिक्षा ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर, मास्टर या शिक्षक ऐसे पद हैं जो कभी रिटायर नहीं होते हैं और संपूर्ण जीवन उनका कार्य सेवा में होता है और संपूर्ण जीवन वो सेवा करते हैं। और इसी प्रकार के एक हमारे शिक्षक हैं इंद्रराज सिंह जी, जो इस बहराइच की शान हैं और शिक्षकों के बीच इनका एक उत्कृष्ट स्थान है। यह 2003 में सर रिटायर हुए हैं और उसके बाद से भी लगातार अनवरत बिना किसी एक दिन का भी अवकाश लिए सेवानिवृत्ति के बाद भी अभी भी उसी विद्यालय में शिक्षा का कार्य कर रहे हैं जिस विद्यालय से इन्होंने सेवानिवृत्ति प्राप्त की, और वहाँ के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनके भविष्य को बनाने में लगातार इनका योगदान है। तो ऐसे शिक्षक जो पूरे समाज के लिए, पूरे शिक्षा विभाग के लिए उदाहरण हो सकते हैं। मैं स्वागत करता हूँ श्री इंद्रराज सिंह का आज के इस कार्यक्रम में। सर के बारे में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि सर ने 1967 में 1967 में बेसिक शिक्षा परिषद में अपना शिक्षक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। उससे पहले सर ने सरकारी विद्यालयों से ही पढ़ाई की और लगातार उसके बाद जिस विद्यालय से उन्होंने अपना प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त किया उसी में इन्हें शिक्षक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। तो सर, यदि मेरे द्वारा बताए परिचय में कुछ कमी हो तो मैं चाहूँगा आप। ठीक है बच्चा, आपका सही है। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि आपको ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है कि आप इतना दिन रिटायर होने के बाद भी आज भी शिक्षण कार्य में इतनी मेहनत और तल्लीनता से लगी हुई हैं? हमारे दिमाग में ये बात थी पढ़ाते समय कि हम अभी जितना योगदान देना चाहिए शिक्षा के प्रति उतना नहीं दे पाए हैं। हमें अभी और शेष है, बाकी हमें कुछ करना चाहिए जो हम रिटायरमेंट तक नहीं कर सके। काश मेरा समय और कुछ सेवा समय में होता तो हम और कुछ काम डेवलपमेंट की तृष्णा को बुझा लेते, लेकिन ये तो समय का बेला है, अपने समय पर रिटायरमेंट होना ही है। तो मैंने अपने बाद बची हुई ऊर्जा को, शिक्षण कार्य में बची हुई ऊर्जा को हमने शिक्षा में ही व्यय करने के लिए सोचा। मैंने और कुछ भी नहीं सोचा कि हमें कुछ और करना है, धन दौलत, मकान, घर, पुत्र परिवार, कुछ भी दुनिया में हमने सोचा ही नहीं सिवाय पढ़ाने के अलावा। इसलिए मैं पूर्णतः शिक्षा के ऊपर समर्पित हो गया हूँ। तो 36 सालों की सेवा जी, एक सेवारत शिक्षक के रूप में जी, उसके बाद लगभग 18-19 सालों की सेवा जी, तो लगभग 50 सालों से ज़्यादा का लगभग, या एकाएक जोड़ा जाए, सारा जोड़ा जाए, लगभग 53 साल आप शिक्षा में लगातार लगी हुई हैं। और सर, आप एकदम टाइम पे पहुंचते हैं विद्यालय? बिल्कुल, हमसे पहले कोई पहुंचता ही नहीं स्कूल को, हमसे पहले कोई रिकॉर्ड है, कोई भी कभी पहुंचता ही नहीं है। और शिक्षा, अच्छा, हमने ये भी सुना है कि विद्यालय बंद होने के बाद भी आप बच्चों का अध्यापन कार्य करते हैं। ओवर टाइम पढ़ाते हैं। तो सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ इससे जुड़ी हुई एक बात और कि सर, बेसिक शिक्षा परिषद में जो परिवर्तन आपने 1957 से लेकर के 2020 तक देखा है, उसके बारे में थोड़ा समझ चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बताएं। मैं तो यह बताना चाहता हूँ कि जो शिक्षा दीक्षा पहले होती थी हमारे समय तक, यानी सन 67 से लेकर के और 2003 तक, वो शिक्षा अब बिल्कुल नहीं हो रही है। हम लोग परिश्रम से मेहनत करके पाठ को तैयार करते थे अपने घर पर बैठ करके और क्लास में पढ़ाते थे और हेडमास्टर को आमंत्रित करते थे कि सर हम पढ़ाने जा रहे हैं, अब हमारी टीचिंग तरह देख लीजिए। कोई ऐसी बात है तो गाइड एक्स्ट्रा क्लास लेकर के हम लोग को बता दीजिएगा कि आप में पढ़ाने में कमी है, भविष्य में इसको सुधार लेंगे। तो ईश्वर का संयोग था कि हम जब पढ़ाते थे तो हमारे हेडमास्टर हमसे संतुष्ट रहा करते थे और कहते हैं आपकी टीचिंग देखने लायक नहीं है, आप तो स्वयं आदर्श टीचर हैं, आपको हम क्या देखें। नहीं, पूर्ण तो अभी कोई नहीं होता है, सब में कमी होती है और आप हेड हैं तो जो कमी बता दीजिए, सुधार लें। अभी सुधर जाएंगे तो सुधार लेंगे, नहीं फिर आखिर में कौन सुधार हो पाएगा। तो कहे नहीं, आपको सुधार नहीं देना, हम आपको बेस्ट टीचर अपने विद्यालय का मानते हैं और हमारे विद्यालय के मेरुदंड है। आपकी हम नहीं करना, लेकिन अन्य लोगों की हम चर्चा करते हैं और आप भी उनको सुझाव दे दिया करें कुछ कि देखो हम मेहनत से अपनी अच्छाइयों को दूसरों तक भी पहुंचाइए, कुछ दे दीजिए कि आप देखो हम मेहनत करते हैं, माँ साहब थोड़ा आप भी कर दीजिए। क्यों हेड मास्टर साहब को आपत्ति हो साहब, तो ये आपत्ति ना होने पावे तो हम इस टीचर स्टाफ हैं तो आपकी अगर कमी हेड मास्टर कहता है तो हमको भी इल फील होता है मन में कि है तो हमारा स्टाफ, हेड मास्टर थोड़ा अलग है, सुपर है हम लोगों से। तो थोड़ा ऐसा पढ़ो कि हेडमास्टर को कहने का भी कोई मौका न मिले, समय पर आने की कोशिश करो। टीचर का पहला गुण पंक्चुअलिटी है, फर्स्ट गुण पंक्चुअलिटी, इसके बाद कैरेक्टर है। तो योग्यता से तीसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर आप विद्यालय टाइम पे ही आएंगे तो आपको कोई कहने वाला नहीं, ना हेडमास्टर कहेगा, ना अधिकारी कहेगा, ना पब्लिक कहेगी। क्योंकि टीचर की
का इंस्पेक्शन तो पब्लिक कर लेती है। हम लोग देहात के टीचर हैं, हम देहात को अगर 10 बजे के बाद स्कूल जाते दिखाई पड़ेंगे तो आम लोग जिसको नहीं कुछ इंस्पेक्शन करना है वो भी कर लेता है। मास्टर साहब 11 बजे स्कूल जा रहे हैं, देखो मतलब भी उनका कुछ नहीं, फ़िलहाल कह देंगे 11 बजे स्कूल जा रहे हैं। देखो 4 बजे स्कूल बंद होता था, पहले 4 बजे बंद होता, अब देखो 2 ही बजे लौट आए, देर गए जल्दी आए। ये भावना अधिकारी हो या फिर विभाग से जुड़े अन्य जिम्मेदार लोग हों, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आम जनता है, जो आपके दैनिक क्रियाओं का का नज़र रख रही है आपके ऊपर, उसकी नज़र में आप अच्छे हों तो कहीं न कहीं इससे समाज में शिक्षक का जो वजन है, शिक्षक का जो महत्व बढ़ता जाए। हाँ, बढ़ता जाए। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप नियमित रहें और समय पर विद्यालय जाएं। अच्छा सर, स्कूल के समय में जैसे आपका पढ़ाने का क्या तरीका था, बच्चों से कैसे आप इंटरेक्शन करते हैं, आज भी आप किस तरीके से बच्चों से यह प्रकार से पढ़ाते हैं कि बच्चों अधिक से अधिक सीख सकें? भाई पहली बात, मैं तो जब से ट्रेनिंग करने के बाद मैं साइंस टीचर हुआ, मेरी नियुक्ति भी साइंस टीचर के पद पर हुई। साइंस में इंटरेस्ट था, साइंस का पद भी उससे वैकेंट था जिस स्कूल में हमको पढ़ाना था, तो हम उसी टीचर होते हैं। तो साइंस के प्रैक्टिकल का काम मेहनत करके हम बताते थे बच्चों को, चाहे वो सामान बाज़ार से ख़रीद कर आना हो, आया हो, या अगल बगल पास पड़ोस में मिल जाता हो। जैसे सजीव निर्जीव के बारे में कुछ पढ़ाना है तो हम सजीव वजीव के लिए कोई हाथी नहीं लाएंगे कि उसको दिखाएंगे लड़कों तो जाएगा ये सजीव है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखा देंगे तो उसको कहेगा ये सजीव है, या कोई निर्जीव इमारत दिखा देंगे, ऐसा नहीं। जो अगल बगल पास पड़ोस में सामग्री मिल जाती है जिसको आसानी से मिल जाए, बच्चों को हम दिखा देंगे, उससे उनमें जागरण पैदा होता है ज़्यादा। कहाँ वो दूर दराज की चीज़ को देखने चाहे, हमारे आस पड़ोस में तमाम से ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम प्रैक्टिकल के रूप में दिखा सकते हैं बच्चों को। प्रायोगिक कार्य करने की हमारी लालसा बहुत ज़रूरत आती थी। हाँ, वो जिस विद्यालय में पढ़ाते थे शुरुआत में, उस समय सामग्री विज्ञान के लिए ज़्यादा उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, कम सामग्री होती थी, बस काल्पनिक पढ़ाई है तो वो हमको हटाका करती थी। जैसे हम मान लो किसी विद्युत विभाग के विषय में पढ़ा रहे हैं कोई को, अब हमको उसके अंदर किसी यंत्र को दिखाना है, मीटर दिखाना है, वोल्ट मीटर दिखाना है कि इस तरह होता है, ऐसा होता है ना, तो उसका हम डायग्राम ही तो बना सकते थे, ज़्यादा ज़्यादा ऐसे ही होता है। बच्चों ने देखा नहीं, हमारा विषय है जिसको हम अपने आस पास अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको डायरेक्ट दिखा सकते थे। लेकिन ऐसा विषय जैसे आपने फिजिक्स का कहा, केमिस्ट्री कहा, इसमें भी ऐसी वस्तुएं जो आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं उनको तो दिखाते थे, और जो नहीं उपलब्ध होती थी वो ऐसे बच्चों से कहते थे। बल के बारे में बताना, हाँ, ये तो बता देते थे। ये तो आज भी पढ़ाता हूँ, आज भी कोर्स में है, फोर्स लेसन है, और आजकल हमारा फोर्स ही का लेसन पे चल रहा है, पढ़ा भी रहा हूँ वही। अच्छा सर, आपने पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन देखे? जब से आपने पढ़ाना शुरू किया तब से लेकर आज तक विज्ञान विशेष विषय में आपने क्या परिवर्तन देखे, जो सिलेबस में परिवर्तन? सिलेबस तो अच्छा हुआ है। सिलेबस जो बनाया गया, तमाम शिक्षाविदों ने, वैज्ञानिक शिक्षाविदों ने मिलकर के सिलेबस बनाया है। मैंने किताब के इंडेक्स में देखा है, अच्छे अच्छे लोगों ने बनाया है। उसको देखने से तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, और इतना अभिव्यक्ति बढ़िया सुंदर किया है कि उसको कोई भी आदमी समझ करके बेहतरीन ढंग से समझ सकता है। मैंने साइंस की और भी किताबें पढ़ी हैं इधर उधर, अभी और भी लाइब्रेरी किताब आई है, लेकिन जो किताब आजकल हमारे परिषद में, बेसिक शिक्षा परिषद में चल रही है मान्यता प्राप्त, उसके मुकाबले बेहतरीन किताब वो नहीं। हम रखे हैं किताब और तुलना करके लोग बता देते हैं, देखो इसका एक्सप्रेशन इस तरह किया, इसमें हमारी किताब में लोग ये है जो आम प्रदेश में मिल रही है। ज़्यादा तो दिन नहीं हुआ, आपकी उम्र के हिसाब से कुछ नहीं, अरे कुछ भी नहीं है। लेकिन सर, जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें कंटेंट ज़्यादा होता था, पढ़ाई में विज्ञान में कंटेंट ज़्यादा होते थे, पिक्चर और प्रैक्टिकल कम होते थे। हाँ। अब ये चीज़ें मैंने परिवर्तित होने देखा है कि जो चीज़ें कंटेंट कम रखो, लेकिन जो रखो स्पष्ट रखो, प्रैक्टिकल। बच्चे का कॉन्सेप्ट जितना उसकी नॉलेज हो उतना स्पष्ट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो सबसे बड़ा परिवर्तन सर, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? ये बहुत अच्छी चीज़ है, लड़का असलियत से वाकिफ हो जाता है। अब पहले केवल काल्पनिक था। मैंने उदाहरण नहीं दिया कि ऐसी चीज़ें जो हम नहीं दिखा सकते हैं तो कल्पना की जगत में उसको बता देते थे, ऐसे ही होता है, और कहते थे देखो तो देख रहे हो, लेकिन हो सकता है अगले क्लास में जब जाओगे, ऊँची लैब में जाओगे, तो उस लैब में आपको देखने को मिलेगा। आज थोड़ी देर लिए संतोष कर लो कि इसी तरह डायग्राम होता है, ऐसा चित्र होता है, ऐसा लंबा चौड़ा होता है। भविष्य क्लास थे कि जाओ बेटा तुम वहाँ पढ़ लेना इसको, अभी हम नहीं कर सकते। अब यहाँ मजबूरी है, हमारी व्यवस्था हो जाती है, दिखा नहीं पाते, तो चित्र के अलावा, उसका वर्ण के अलावा वो डायग्राम हम नहीं दिखा सकते, मटेरियल नहीं दिखाते, बस नहीं दिखा पाते थे।
अगर और ये सर आपके पूरा शिक्षा के जितना आपने सेवा किया है उतना उम्र देखी जाए 53-54 साल जी। तो हमारे बहुत सारे लीडरान जो हैं, हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी मंत्री हैं, उनकी भी उम्र इतनी पूरी उम्र इतनी नहीं हाँ, होती नहीं जितना होगी, कि हाँ। आपने सेवा की हाँ, ईश्वर की तो कृपा थी आपको ऐसे क्या ही। लगता है कि आप जैसे शिक्षकों से क्या सलाह नहीं लेनी चाहिए सिलेबस वगैरह तैयार करवाने में? हाँ, तो लिया होगा, लेकिन हमसे भी कोई लर्नेड रहा होगा, उससे सलाह सिलेबस बनाते समय लिया होगा। ऐसा नहीं है कि सिलेबस बिना किसी के कंसेप्ट के बन गया होगा, अनुभवी शिक्षकों का लिया होगा। तो हम यूपी में कोई अकेले अनुभवी बहुत अच्छे टीचर हम नहीं अपने को मानते हैं, हमसे भी ज़्यादा अनुभवी लोग हैं, उन्होंने अपना अनुभव दिया होगा और तब सबके लोगों के ज्ञान को इकट्ठा करके एक बेहतरीन सिलेबस बनाया गया। आपसे हम एक सुझाव अगर मांगना चाहें कि विज्ञान की किताब, क्योंकि आप बड़ी गहनता से अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं, तो और कौन सी चीज़ें उसमें जोड़ी जाएँ कि बच्चे के लिए लर्निंग और आसान हो? हाँ, कुछ वस्तु किताबों में हमने ऐसा देखा है कि कुछ ऐसी वस्तुएं उन्होंने भी लिख दिया है जिसको प्रैक्टिकली न दिखा रहे हैं न बता रहे हैं, लेकिन लिख दिया है उसके अंदर कि इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन मैंने और अनुभवी शिक्षक से पूछा कि ज्ञान नहीं है लड़के को किसी बिजली के बारे में, विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जानता नहीं जानता, और विद्युत की चर्चा यहाँ कर रहे हो उसकी, तो विद्युत बारे में जानता नहीं, तो इस पाठ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का पाठ क्यों जोड़ दिया गया? जब इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट चले तो उसमें उसको जोड़ा जाए, बेहतर है। हम बिजली नहीं जानता है, वो किसी प्रकार का मीटर वोल्टमीटर कुछ नहीं जानता है, कोई वो चीज़ अगर आप चर्चा कर देते हैं तो काल्पनिक है, बेकार है, उसके सिलेबस से बाहर हो जाएगी, सुन भली रहे, अमल नहीं कर सकता, सीख नहीं पाएगा। हाँ, सीख नहीं सकता है। और जब एक बार बच्चा सीख नहीं पाता है तो पिछड़ता जाएगा, उसकी हिम्मत हार जाती है। ड्रॉप आउट की सबसे बड़ी समस्या यही समस्या, हाँ, ड्रॉप आउट हो जाते हैं ऐसे लड़के। तो उन्हें लगता है कि पढ़ाई बोझ है, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है। जो सिलेबस बने उस सिलेबस के अनुसार, क्रमानुसार सिलेबस बने, ऐसा ना हो कि बहुत ऊंचे क्लास की चीज़ छोटी क्लास में डाल दिया जाए तो उसको फिर हम नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही सुन करके गायब कर देंगे, कल्पना जगह से बाहर हो जाएगी। लेकिन जो सिलेबस में हो कल्पना वाइज हो, और जिस वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग पुस्तक में हो। गुलाम कहा, हाँ, गुलाम, तो गुलाम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हाँ, गुलाम की जानकारी। इलेक्ट्रॉन कहा, हाँ, प्रोटॉन कहा, न्यूट्रॉन कहा, अब ये कैसे जान पाएगा लड़का? अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिखा भी नहीं सकते हैं उसको भी हम तो कल्पनीय जगत में बताएंगे, लर्निंग एड मटेरियल या टीएलएम के माध्यम से। अब टीएलएम क्या, वो कल्पना ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इतने सूक्ष्म हैं कि इनको हम ना कोई डायग्राम दे सकते हैं, नहीं सकते, उसके लिए तो हम कल्पना ही कर देते हैं, इतना सूक्ष्म। जैसे हमने कहा एक टुकड़ा है, उसको बड़ा छोटा टुकड़ा, भी छोटा टुकड़ा, फिर चाक को हम पीस कर दिखाते हैं, ये देखो टुकड़ा है, चाक है, फिर कर दिया तो टुकड़े बन गए, फिर और छोटे टुकड़े, फिर इतना छोटे टुकड़े कि हम कहते हैं अब इससे छोटा टुकड़ा गिन सकते हो उसके अंदर के? नहीं गिन सकते। यही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये इससे भी सूक्ष्म होगा, इससे भी सूक्ष्म होगा, इतना तो किसी तरह से कल्पना नहीं, इतना सूक्ष्म होगा, वो है इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि विभाग की कार्यप्रणाली पिछले 53 सालों का एक लंबा दौर आपने देखा है, तो विभाग की कार्यप्रणाली में आज के समय में और पिछले 10, 20, 50 सालों में क्या अंतर आपने मुख्य? विभाग आजकल उतना नहीं देखता है जितना पहले ज़माने में अध्यापकों की टीचिंग देखा करता था, उसके गुणों को मूल्यांकन किया करता था। अध्यापक बढ़िया नहीं काम करता है तो उसको दंड की प्रणाली थी, अच्छा करता था तो पुरस्कार पाता था। मैं स्वयं पुरस्कार पाया हूँ कई बार, लोगों ने हमको दिया, चाहे छोटा ही पुरस्कार मिले, उन्होंने तौलिया, उसमें तौलिया मिल जाती थी, तो कहीं चद्दर मिल जाता था, कहीं कुछ मिल जाता था, 1 पैसे का पुरस्कार है। मैंने हमारे कार्य से कोई संतुष्ट हुआ, सम्मान है जो मैं करता था। अब नहीं को बहुत बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट हो कि इतना बड़ा हमको सामान मिल जाए, ठीक है, जो मिला उसके संतुष्ट होती थी। लेकिन आजकल हमारी शिक्षा को देखने वाला भी कोई नहीं, बीओज वगैरह जो बने भी हुए हैं वो कमरे में रहते हैं, हमारी टीचिंग नहीं देखते आते हैं। ये भी सब बीआरसी वगैरह जो बते बनाए गए, जितने पद बनाए गए, अभी हाल तो महीने 2 महीने 4 महीने से बने हैं सब ये पद। इसके पहले कोई आदमी एसडीआई भी अपने कमरे में किसी हमारे सब जरा पूछ लीजिए लड़कों की संख्या कितनी है और कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं लड़कियाँ हैं, जरा जिसके हमको डाटा देना है, ऐसे मांग कर ले लेते थे। और पहले की एसडीआई क्लास में आकर बैठते थे, टीचिंग देखते थे, आपका मूल्यांकन करते थे। आपका जो इंस्पेक्शन का जो सिस्टम है उसमें आडंबर ज़्यादा है, वास्तविकता कम है। वास्तविक कम है, बिल्कुल है। तरह मेहनत करके पढ़ाना चाहता है, मूल्यांकन नहीं हो रहा है। जगह नहीं है। हमारी टीचिंग को कोई एसडीआई आज तक देखने नहीं आया, एसडीआई नहीं देखता है, उन्हीं के सर पर मैं पढ़ाता हूँ उस जगह पर।
मैं बताना उसी चाहूँगा जगह पर। दर्शकों को कि ये सर बीआरसी के विद्यालय में ही कार्यरत है। जी, उसी विद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरी टीचिंग को देख लेना है, जबकि हमारे बीएसए साहब अभी हमारे आए थे तिवारी जी, उन्होंने हमारे क्लास में पदार्पण किया और अनमार साहब कोई घबराइए नहीं, आप पढ़ाइए था साथ, और हम बस ऐसे ही आपकी तरह हैं, हम भी देखना चाहते हैं आपकी, कुछ शायद हमको भी आपसे मिल जाए। तो खैर बताया, पढ़ाया तो हमसे बहुत प्रभावित हो गए और कहें कि हम क्या बताएं मार साहब, आपकी तारीफ़ आपके सामने करना हमको अच्छा नहीं लगता है, या किसी को नहीं, आपको भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको देख करके बहुत बड़ी ऊर्जा हमको मिलती है। मैं ऊर्जावान होता तो तुमको देख के कहाँ से ऊर्जा आपको मिली इतनी। ये चीज़ मैं भी जब पहली बार आपके बारे में सुना विभिन्न शिक्षकों के माध्यम से, उसी दिन से मेरे मन में सपना था कि सर आपके साथ बातचीत करने का, गुफ्तगू करने का मुझे अवसर मिले और उसे मैं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूं। और ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहना चाहूँगा, मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से जितने लोग हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं उनसे एक छोटी सी गुजारिश, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज मैं देख रहा था, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, हमारा 72वां गणतंत्र दिवस है। आज मैंने देखा कि बहुत से शिक्षकों को पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया, उसमें से एक दो के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा। तो मैं इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग प्रयास करें और हम लोग साथ जुड़ करके ऐसे सर, ऐसे गुणवान और ऐसे मेहनती शिक्षक को पद्मश्री तक पहुँचाने का प्रयास करें। ये मेरा सपना है सर। तो थैंक यू, धन्यवाद है आपको, भाई इतना प्रोत्साहन देते हैं तो इतना ही हम प्रयास भी करेंगे इसके लिए कि हमको इस तरह का कोई मूल्यांकन कर सके मेरा। नहीं, मेरी नज़र में बहुत दिनों से है कि मैं इस प्रकार का कोई एक प्रयास करूं जिससे कि ये कहां तक सफल होगा ये मैं नहीं जानता हूं, लोगों को इससे जुड़ना होगा, क्योंकि मेरी सर ये चैनल बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी ये सोच है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसी बातें जो समाज में सकारात्मकता का संचार करती हो, सही बातों को लेके जाती हो, उसको हमें आगे ले जाना होगा। नहीं तो जिस प्रकार समाज में निगेटिव बातें, निगेटिव समाचार दिन प्रतिदिन टीवी में, रेडियो में, मोबाइल पे और फिर व्हाट्सएप पे, न्यूज़पेपर में चलते रहते हैं, उससे लोगों में नकारात्मकता भाव पैदा होता है। और आप जैसे शिक्षकों के बारे में लोगों के बीच लाना तो कहीं न कहीं सकारात्मकता का संचार है तो ये ऐसे लोग भी समाज में हैं। भाई ऐसे लोगों का भी मूल्यांकन अगर कोई करता है तो उसका साहस थोड़ा बढ़ता है। हम तो इसको भी समझते हैं, साहस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर थोड़ा हम कम किसी काम कर रहे हैं, अगर हमको आप बकअप कर देते हैं थोड़ा सा, तो हिम्मत और बढ़ जाती है कि हमें बेटर करना चाहिए इससे को थोड़ा, क्योंकि हमारे काम को किसी ने देखा, मूल्यांकन किया, कुछ और आवश्यकता है हमको थोड़ा और बेटर, उसको दूर कर दिया जाए और बेटर हो जाएंगे हम। और सीमा, अंतिम सीमा तो कोई होती नहीं किसी से कोई। खूबसूरत बात सर आपने कही कि 53 साल पढ़ाने के बाद भी आज अपनी कमियां तलाश रहे हैं। हाँ, मैं हमेशा तलाश करता, हमेशा अपने आपके टीचर्स तमाम हमारे रहते हैं, हमसे कम उम्र में सब हैं, और मैं अपने क्लास के तमाम टीचर कमियों को या न जानने वाली चीज़ को आपके टीचर पूछता रहता हूँ और कह देता हूँ, देखो ये बुरा न मानिए कि हम इतनी कम उम्र के बच्चे हैं इनके सामने और हम पूछ रहे हैं तो हमको नहीं शर्माती। हम कम से जानकार आदमी से पूछ लेंगे, चाहे वो 15 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 25 साल का हो। हमारे नए टीचर जो होते हैं सब लर्नड टीचर हैं, सभी लर्नड हैं, हम अपने से बेटर सबको समझते हैं। तो हम जो चीज़ नहीं समझ पाते हैं, कल्पना करो थोड़ी कोई भी लेसन है, प्रेशर में हम नहीं समझ, आप क्या चीज़ है नहीं समझ पाते हैं, तो बस सब चार बता दीजिए, 2 मिनट हाँ, आती रहती हैं तो। हम पूछा ही करते हैं। अरे पूछने की मेरी तो बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है। सबसे बड़ी चीज़ तो हमारा ये नोट करने वाली चीज़ है, मैं बड़ा जिज्ञास होता रहता हूँ पूछने के लिए। यही आपकी ऊर्जा का मुख्य हाँ, हमेशा पूछे। अब आप विद्यालय जाएंगे तो हमारे पास मैटर कोई रखा रहता है, जान पाएंगे जरा साइंस साइड से है या मैथ साइड से है कुछ है सर, मुझे थोड़ा पूछना चाहते थे आपसे, तेरी एक थोड़ी दिक्कत है, अन्यथा न मानिए, ना हमारा कोई टेस्ट है आपसे, हम नहीं जानते इसलिए पूछता हूँ, इसको आप पहले बुरा न मानिए। फिर अपनी समस्या करते थे और हमको समझा देता था, हम खुश हो जाते। हम ये नहीं कहते हम तो यार 70 साल के हैं, ये भी 25-30 साल के लड़के हैं, इससे पूछिए ये क्या बताएगा, ये क्या लड़का बताएगा। अच्छा सर, ये तो कदार भावना ही नहीं है। सर 53-54 साल से आप पूरा जीवन आपने बेसिक शिक्षा परिषद की सेवा में लगा दिया जी। आपको बेसिक शिक्षा परिषद का भविष्य क्या नज़र आता है कि आने वाले 10-15 सालों में इसका क्या आपको भविष्य नज़र आता है कि ये शिक्षा कहाँ पर लोगों को किस प्रकार से जोड़ करके बच्चों को पढ़ा लिखा करके एक स्थापित कैसे कर सकती है जो कि गरीबों के लिए शिक्षा का। अरे वो तो व्यावसायिक शिक्षा तो दी ही जाती है कि अपनी योग्यता के अनुसार किसी को व्यावसायिक शिक्षा मिले, वो अपने व्यवसाय में लग जाए भविष्य में। लेकिन जहाँ तक हमारा व्यक्तिगत विचार है, हम समूह में नहीं कहते हैं, जिस तरह से शिक्षा चल रही है जिस स्तर की, उस स्तर की हमारे ये APJ कलाम नहीं पैदा हो सकते, ऐसे लोग नहीं होंगे।
मैं जानता हूँ कि मैं ही पढ़ाता हूँ, सब जानता हूँ। इतने योग लड़ने जितने लोग हमारे हो चुके हैं इस शिक्षा से नहीं होंगे, जबकि आज का तमाम प्रशिक्षण अध्यापकों को दिया जाता है। डेली ट्रेनिंग, डेली मोबाइल, डेली वर्क हो रहा है कि आज 18 ट्रेनिंग करना है और 17 ट्रेनिंग करना है टीचर्स को। फिर भी धरा पर नहीं, पृथ्वी पर नहीं है, ज़मीन पर नहीं है, कागज़ों में बहुत कुछ है। ये तो मैं बिल्कुल कहूँगा। मुझे उतना ठोस मुझे नहीं महसूस होता है जितना कि होना चाहिए। सरकार तो कटिबद्ध है पढ़ाने के लिए पूरी तरह से, लेकिन इंस्पेक्शन अथॉरिटी हमको जांच नहीं कर पाती है कि ये काम करते हैं कि बैठे रहते हैं, कि बोलते बतलाते हैं कि समय टालते हैं। मूल्यांकन होना चाहिए टीचर का, ये ज़रूर हो। अगर मूल्यांकन केवल कागज़ पर होगा तो उससे काम नहीं चलेगा। यू सी माई वर्क, हमारे काम को देखिए, जमीनी वास्तविक दे दीजिए। केवल कागज़ पर नहीं देख करके हमने लिख दिया, सब अनाप शनाप फॉर्म भर दिया, जमा कर दिया, कहते ठीक है स्कूल का काम बहुत सेटिस्फैक्ट्री। ये बहुत अच्छा नहीं है। वीडियो के अंत में मैं अपने उन सारे नुमाइंदों को जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा में सुधार की आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, उनसे यह आशा करूँगा कि हमारे सर जैसे लोगों को एक स्थान दें, समाज में एक प्रतिबिंब के रूप में, एक प्रतिमान के रूप में स्थापित करें, जिससे कि अन्य शिक्षक हमारे जैसे जो बहुत अभी शिक्षा के क्षेत्र में जन्म लेने वाले नवनिहाल शिक्षक हैं, इनका भविष्य निश्चित हो सके और ये इस शिक्षा की व्यवस्था को आगे ले सकें और शिक्षा ज़मीन और वास्तविकता में नज़र आनी चाहिए, जैसा कि सर का सोच है। और इन्हीं बातों के साथ मैं रघुवंशी इस गुजारिश के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त करना चाहता हूं। यदि मेरी बातें, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़ता रहे और मैं प्रयास करता रहूं कि अच्छी से अच्छी शख्सियत को आपके सामने लाने का मेरा जो एक सोच है वो आगे बढ़े। इन्हीं बातों के साथ सर को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए मैं विदा लेता हूँ।